A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope you all will be doing fantabulous, fantastic. So, dear learner, प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हमने इसी साइनोमियंस और एंटोनियम्स की बात करी थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू उसके अंदर आप सभी को वॉइस का इशू रहा था. आई डिडंट नो कि किस तरीके से वो उसका रहा एंड स्टिल आई डोंट नो. बट अभी मैं आप सभी के लिए दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई होप यू ऑल विल बी जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर, और आप इस लेक्चर के अंदर से बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि इस अगर लेक्चर को आप अटेंड करते हैं तो वहाँ से भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती, जो अभी दोबारा से मैं आप सभी के लिए फिर से बताने वाला हूँ. अगर बात करें आज की लेक्चर की बात करें तो आज की लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे एंटोनियम्स क्या होता है, साइनोमियम्स क्या होता है उसको कवर करेंगे. लेकिन इसके अंदर आज आप इसको खाली कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इतनी सिंपलेस्ट ट्रिक देने वाला हूँ कि इन ट्रिक्स को जानने के बाद काफ़ी हद तक आपको एग्जाम्स के अंदर इनका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें, जैसे सीडीएस की बात करें, एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें, या फिर बैंक पीओ की बात करें, इन सभी के लेवल के जो एग्ज़ाम्स के अंदर जो एंटोनियम्स और साइनोमियम्स पूछे गए हैं वो भी मैंने आप सभी के लिए लाए हैं. और एक सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे. अगर मैं इसके यहाँ पे कंटेंट्स की बात करूँ कि आज की लेक्चर के अंदर क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, सो फर्स्टली वी शैल कवर अबाउट द एंटोनियम्स और साइनोमियम्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अटेंड करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है, और कई ऐसे होते हैं जो तुक्का मारते हैं, और उनका तुक्का किस तरीके से सही लगे उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ. और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से आपको कुछ यूज़फुल लेक्चर्स देखने को मिलेंगी. और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एंटोनियम्स और साइनोमियम्स को यानी आंसर देते हुए याद रखनी है, ध्यान में रखनी है. और बिफोर गोइंग टू अपीयर इन एग्जाम आपको किस बात को अच्छे तरीके से माइंड में बैठाना है, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज लेक्चर. तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन भी रहा होगा, सर हम सभी को पता है साइनोनियम्स क्या होता है और हम सभी को पता है एंटोनियम्स क्या होता है. आप सभी को नो डाउट की पता है, लेकिन आज मैं आपको फिर से इस लेक्चर की शुरुआत इसकी डेफिनेशन से ही करूँगा, क्योंकि अगर आप साइनोनियम्स को समझने की कोशिश करें तो ऐसे वर्ड्स जिनके मतलब सेम होते हैं. अगर बात करें साइनोमियम्स की बात करें तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग मतलब सेम होते हैं. अगर बात करें एंटोनियम्स की बात करें, एंटोनियम्स आर नथिंग बट डिफरेंट मीनिंग जिनके होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके मतलब यहाँ पे अपोजिट होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, एंटोनियम्स कहते हैं. बात करें एंटोनियम्स की बात करें तो इनका मतलब जो होता है टोटली डिफरेंट रहता है साइनोमियम्स से. लेकिन अगर आप साइनोमियम्स की बात करें तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिलेगा तो सिमिलर उसी तरीके से आपको इसके सेंस के हिसाब से, उसके मीनिंग के हिसाब से आपको दूसरे वर्ड्स भी सिमिलर देखने को मिलेंगे. उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्हें हम साइनोनियम्स कहते हैं. बात करें यहाँ पे एंटोनियम्स की बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें, एंटोनियम्स की बात करें, तो यहाँ पे एंटोनियम्स के अंदर आपको मैंने जिस तरीके से बताया कि इसके अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग देखने को मिलेगा. बात करें ये सभी के सभी साइनोनियम्स और एंटोनियम्स किसके ऊपर बेस रहते हैं, नाउन के ऊपर, वर्ब के ऊपर, एडजेक्टिव्स के ऊपर और एडवर्ब के ऊपर. यही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज एक अगर बात करें कभी कंपैरेटिव एग्जाम के अंदर आपके पास यहाँ पे अगर आपका साइनोनियम्स पूछा गया किसी एक का और वो वर्ड नाउन है, किस तरीके से इसका आप एक अल्टीमेट गेस लगा के उसका आंसर दें, उसकी बात करेंगे. अगर बात करें एंटोनियम्स की तो इसके अपोजिट मतलब होते हैं. लेकिन अगर मैं एंटोनियम्स की बात करूं तो दो प्रकार के आपको एंटोनियम जनरली देखने को मिलते हैं. एक तो एंटोनियम वो जो किस तरीके से बनता है जब उसके साथ हम शुरू में या एंड पे वर्ड्स लगाते हैं. बात करें यहाँ पे हम शुरू और एंड में जब वर्ड लगाते हैं, जैसे इन की बात करें, क्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, और लास्ट पे अगर लगाएं प्रीफिक्स जिसको कहते हैं और सुफिक्स हम जिनको कहते हैं, यानी कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जो किसी वर्ड के शुरू में जुड़ते हैं और वो टोटली उसका मतलब क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको आप प्रीफिक्स कहते हैं. बात करें आप सुफिक्स की बात करें तो सुफिक्स का मतलब होता है एंड ऑफ वर्ड, जब ग्रुप ऑफ लेटर्स का यूज़ किया जाता है ताकि उस वर्ड का कंप्लीट मीनिंग चेंज करा जाए और उसी तरीके से आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होती है. बात करें यहाँ पे अगर बात करें किसी वर्ड के लास्ट पे
ION लगता है, जैसे आप बात करें वैकेट की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, या फिर मैनेज, और उसके साथ MENT यूज़ करेंगे तो बन जाएगा मैनेजमेंट। तो किस तरीके से एक वर्ड फॉर्म किया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको एंटोनियम्स और साइनोनियम्स को जब पढ़ रहे हैं आप या इसका एक आंसर दे रहे हैं उस टाइम आपको याद रखना है। उसके बाद जो सेकंड काइंड होता है जो वहाँ पे वर्ड से आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको प्रीफिक्स और सुफिक्स का कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एटोमोलॉजिकल रिलेशनशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक को काफ़ी हद तक आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल ये ट्रिक आप सभी के लिए होने वाली है। बात करें किस तरीके से आप एग्ज़ाम के अंदर एंटोनियम्स और यहाँ पे बात करें साइनोनियम्स की बात करें, इसका आप आंसर दें। आप सभी को पता है कि ये जो टिपिकल बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास वर्ड पावर अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसका आंसर देते वक्त। लेकिन अगर सपोज करो आपके पास टाइम नहीं बचा और आपके पास वोकैबुलरी जो पावर है, यानी वोकैब पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, गेस करते हैं या फिर ट्रिक्स को ढूंढते हैं कि किस तरीके से इस वाले पोर्शन को मैं जल्दी कवर करूं। सो डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर के अंदर मैं आप सभी को जो एंटोनियम्स और साइनोनियम्स पढ़ा रहा हूं, उसके अंदर मैं आपको ये ट्रिक भी दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एब्रेशन की मतलब अगर बात करें, इसका मतलब होता है पतन होना। जैसे हम बात करें डिक्लाइन हो जाता है किसी चीज़ का, जब पतन हो जाता है, यानी पतन में इसका मतलब वो पीछे की ओर चला जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको आप इंग्लिश के अंदर कहते हैं एब्रेशन कहते हैं। अगर देखो यहाँ पे एब्रेशन की बात करो, यहाँ से आपकी ट्रिक शुरू होती है। और आप देख रहे हैं जनरली बात करें एंटोनियम्स और साइनोनियम्स की बात करें, या तो वो आपको नाउन दिखेंगे, या तो वो आपको एडजेक्टिव दिखेंगे, या तो वो आपको एडवर्ब दिखेंगे, या तो फिर वो आपको क्या दिखेंगे, वर्ब दिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया वो तो या तो नाउन दिखेंगे आपको, या एडजेक्टिव दिखेंगे आपको, या एडवर्ब दिखेंगे आपको, या फिर वो वर्ब होगा। अब बात करें अगर एब्रेशन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात को गेट करने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, किस तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसका ध्यान रखना है। बात करें एब्रेशन की बात करें, जिसका मतलब होता है डिक्लाइन होना, पतन होना, जिसको एनोमली कहा जाता है। अगर इसके यहाँ पे एंटोनियम्स की बात करें तो इसका मतलब रेगुलरिटी होता है। बात करें यहाँ पे एब्रिविएशन की बात करें तो ये आपके पास नाउन है। अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, 5 ऑप्शन आपके पास दिए जा सकते हैं। ये आपके पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आपके आता है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको कहा कि एब्रेशन यहाँ पे क्या है, नाउन है। इट मीन्स यहाँ पे ये नाउन पूछा गया और इसका आपको क्या ढूंढना है, साइनोनियम्स ढूंढना है। आपको यहाँ पे एब्रेशन का साइनोनियम्स ढूंढना है। जब भी कभी इस प्रकार के आपके पास कोई यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आपके माइंड में अच्छी तरीके से ये बात समझना कि आपको बस ये याद रखना है कि अगर एब्रिविएशन 9 है तो ये बात पक्की है कि जो इसका आंसर होगा वो भी नाउन ही होगा। तो आपको इसके बीच में जो, जैसे अगर बात करें ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और ये तीसरा आपका नाउन है, और ये यहाँ पे आपका ये वर्ब है, तो आपका जो आंसर राइट होगा वो कौन सा होगा, थर्ड आंसर होगा। वो आपका कौन सा राइट आंसर होगा, थर्ड होगा। आई रिपीट, जब भी कभी यहाँ पे आपको सिर्फ अगर साइनोनियम्स पहचाने में आ गया, और यहाँ पे किस तरीके से साइनोनियम्स को पहचाने वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखें, और किस तरीके से ये वाला वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनियम्स के अंदर नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस ट्रिक कि आप यहाँ पे आपको ये याद रखनी है, अगर आपको लगता है कि ये वर्ड आपका नाउन है तो आपका जो आंसर होगा वो भी नाउन में है। उसी तरीके से अगर लगता है आपको ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है, उसी तरीके से अगर आपको ये लगता है कि ये आपका वर्ड जो है एब्रेशन वो एडजेक्टिव है, अगर क्या लगता है आपको ये एडजेक्टिव है, तो इसके अंदर भी आपको जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव ही होगा और कोई नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास एडजेक्टिव है, सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नाउन है, थर्ड ऑप्शन आपके पास वर्ब, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपके पास एडवर्ब है। और अगर आपके पास एब्रेशन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पहला ही रहेगा। जो भी एडजेक्टिव होगा उस ऑप्शन के अंदर, उन ऑप्शंस के अंदर, वही आपका राइट आंसर होगा। उसी तरीके से बात करें यहाँ पे अगर वर्ड यहाँ पे आपका एडवर्ब के अंदर है, और ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एडवर्ब फाइंड करना है, ये एडवर्ब है या नहीं है, वो ट्रिक भी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एब्रेशन जो है वो क्या है, एक एडवर्ब है, तो आप ये मानकर चलें कि जो इसका आंसर होगा वो भी किस में दिया होगा, एडवर्ब के अंदर ही दिया गया होगा, और किसी भी यहाँ पे वर्ब या एडजेक्टिव या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नहीं दिया होगा।
उसी तरीके से यहाँ पे एंटोनियम्स के प्रोसेस को भी आपने याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पे एंटोनियम्स के प्रोसेस की बात करें तो एंटोनियम्स का जो प्रोसेस रहता है वो भी इसी प्रकार से आपको समझने को मिलेगा। सपोज करो यहाँ पे आपको एंटोनियम्स, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। यहाँ पे एब्रेशन आपको क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। और यहाँ पे आपका आंसर दिया है, एक नाउन दिया है, एक एडवर्ब दिया है, एक वर्ब दिया है और यहाँ पे लास्ट वाला आपके पास एडजेक्टिव दिया है। तो आपको ये अगर क्लियर है कि ये मेरा जो साइनोमियंस है किसके अंदर है, वर्ब के अंदर है, किसी एक्शन के अंदर है, तो डेफिनेटली इसका आंसर कोई क्या होगा, वर्ब होगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है, देखो ये बात तो आपको ये वाली ट्रिक आप सभी को समझ आ गई है, आई थिंक सो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं, क्योंकि पहली लेक्चर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है काफ़ी आप लोग मिस कर गए हैं। अब बात करें किस तरीके से आपको ये पता करना है कि सर ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, तो ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अगर बात करें यहाँ पे ION लगा है तो वो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वर्ड को आइडेंटिफाई करें, ये नाउन है, प्रोनाउन है या क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और ये कन्फ्यूजन अगर आप क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से आप इसको याद रखें। तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे वर्ड नाउन हो, फिर से बता रहा हूँ, अगर साइनोमियंस के अंदर जिसको पूछा गया, जिसका मतलब हमें देना है, जिसका ऑप्शन हमें टिक करना है, अगर वो साइनोमियंस, अगर वो नाउन है तो उसका आंसर भी नाउन होगा, अगर वो एडजेक्टिव है उसका आंसर भी एडजेक्टिव होगा। बात करें नाउन का, यहाँ पे साइनोमियंस भी नाउन होगा, नाउन का एंटोनियम्स भी यहाँ पे नाउन ही होगा। एडजेक्टिव के अंदर अगर साइनोमियंस का कोई वर्ड दिया है, आंसर भी इसका यहाँ पे एडजेक्टिव ही होगा। उसके बाद सेम उसी तरीके से एडवर्ब भी होगा और सेम उसी तरीके से क्या होगा, वर्ब भी होगा। तो इस तरीके से आपको ये जो पहिया बन रहा है, आपका व्हील बन रहा है, इस व्हील को आपको हमेशा के लिए क्या रखना है, याद रखना है। इस तरीके से आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको बात करी किस तरीके से आप एक वर्ड को पहचाने कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है या वर्ब है। तो वन बाय वन मैं आपको ये ट्रिक देने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, हम नाउन की बात करते हैं। हमें किस तरीके से ये पता चले कि ये जो वर्ड मैं पढ़ रहा हूँ या ये जो पूछा गया है, ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। मैं यहाँ पे ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ, काफ़ी यूजफुल आप सभी के लिए ट्रिक ये है। बात करें नाउन की, बात करें ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं यहाँ पे सुफिक्स के साथ, बात करें जैसे बात करें जो एंड होते हैं MENT के साथ, जैसे मैनेजमेंट आ गया, एग्रीमेंट आ गया, कंप्लीमेंट आ गया, तो ये सभी के सभी क्या बनाते हैं, नाउन को बनाते हैं। ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं MENT के साथ, MENT के साथ, वो सभी के सभी नाउन होते हैं। ये बात आप सभी को अपने माइंड में क्लियर रखनी है। उसके बाद ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पे ION के साथ एंड होते हैं, वो भी क्या बनाते हैं, नाउन को ही हमेशा बनाते हैं। बात करें स्टेशन, बात करें वेकेशन, बात करें सैनिटेशन की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, तो ये सभी के सभी क्या बनाते हैं, नाउन को बनाते हैं। उसके बाद ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पे TH के साथ एंड होते हैं, जैसे आप ग्रोथ की बात करें या इस प्रकार के कुछ दूसरे यहाँ पे आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ये सभी के सभी क्या बनाते हैं, नाउन को बनाते हैं। उसके बाद ऐसे वर्ड जिनके एंड पे आपको ER देखने को मिलेगा, वो भी आप क्या बनाते हैं, जैसे आप इंजीनियर की बात करें, जैसे आप टीचर की बात करें, जैसे आप प्रीचर की बात करें, जैसे यहाँ पे कलेक्टर के अंदर स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे आप कारपेंटर की बात करें, तो ये सभी के सभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ड्स ER से एंड हो रहे हैं। और ऐसे वर्ड जो MENT के साथ, ION के साथ, TH के साथ, ER के साथ, या फिर बात करें OR के साथ, जैसे डॉक्टर की बात है, AR अल्टर का मतलब होता है चेंजिंग होना, TY के साथ एंड होते हैं, जैसे ऑनेस्टी बात आ गई, प्रॉस्पेरिटी आ गई, तो ये सभी के सभी क्या बनाते हैं, नाउन को बनाते हैं। उसके बाद कुछ और वर्ड है, जैसे ऐसे वर्ड जो एंड होते हैं RY के साथ, जैसे ब्रेवरी, स्लेवरी की बात करें, तो ये भी क्या बनाते हैं, नाउन को बनाते हैं। ऐसे वर्ड जिनके एंड यहाँ पे CE के साथ होता है, जैसे एडवाइस की बात करी, स्लाइस की बात करी या प्रिजॉइस की बात करी, तो ये सभी प्रकार के ऐसे वर्ड जो एंड होते हैं CE के साथ, वो भी नाउन को बनाते हैं। उसके बाद ऐसे वर्ड्स, दोज वर्ड्स विच एंड विद किसके साथ, GE के साथ, जैसे नॉलेज की बात करी, कॉलेज की बात करी, तो इस तरीके से वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, वो भी नाउन बनाते हैं। उसके बाद जो वर्ड्स DOM के साथ एंड होते हैं, जैसे बात करें फ्रीडम की बात करें, किंगडम की बात करें, तो वो भी यहाँ पे किसके साथ एंड होते हैं, DOM के साथ, वो भी क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। ऐसे वर्ड जो ICS के साथ फिनिश होते हैं, वो भी यहाँ पे नाउन की फॉर्म करते हैं, जैसे फिजिक्स की बात करें। उसके बाद शिप की बात करें, यहाँ पे SHIP, ऐसे वर्ड जो यहाँ पे शिप वर्ड के साथ या शिप लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ फिनिश होता है, एंड होता है, उसके साथ भी वो नाउन बनाता है। जैसे फ्रेंडशिप की बात करी, स्कॉलरशिप की बात करी,
पार्टनरशिप की बात करी। उसके बाद दोज वर्ड्स विच एंड्स विद, किसके साथ, दोज वर्ड विच एंड विद SION, यानी ग्रुप ऑफ लेटर SION के साथ एंड होते हैं। कंपल्शन, मजबूरी की बात करें, रिपल्शन की बात करें, पेंशन की बात करें, तो ऐसे वर्ड्स देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जितने भी यहाँ पे वर्ड मैंने आप सभी को डिस्कस करे, जितने भी वर्ड मैंने आप सभी के लिए डिस्कस करे, अगर ये ग्रुप ऑफ लेटर्स किसी वर्ड के एंड में लगते हैं तो डेफिनेटली वो नाउन बनाते हैं और इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर बात करो ये जो मैं ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ, जो भी 2-3 ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, किस तरीके से आपको एक सेंटेंस रेक्टिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसका आंसर देना है, और उसके बाद ये वाली ट्रिक आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, तो ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल इसके अंदर और दे देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर भी आपके पास वेरिएशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि जो सैक्रिमेंट है, सैक्रिमेंट का आपको यहाँ पे सिनोनिम्स देना है। अगर बात करें सैक्रिमेंट का मतलब यहाँ पे आप सभी को पता है, जिसको एक यहाँ पे प्रसाद के रूप से भी देखा जाता है, आपको पता है सैक्रिमेंट यहाँ पे आपके पास क्या है, नाउन है। सैक्रिमेंट एक मतलब यहाँ पे प्रसाद भी होता है, नाउन है। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन एडजेक्टिव का दिया है, एक ऑप्शन आपके पास नाउन का दिया है, एक ऑप्शन यहाँ पे आपके पास एडवर्ब का दिया है, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे वर्ब का दिया है। इन दिस कंडीशन यू विल आइडेंटिफाई योर आंसर वेरी सून, बहुत जल्दी आप अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्योंकि आपको ये ट्रिक तो अगर मालूम है कि किस तरीके से मुझे इसका आंसर देना है, तो डेफिनेटली जो नाउन होगा इसके अंदर आप उसी को यहाँ पे क्या करोगे, टिक करोगे, और किस तरीके से आपको ये पहचाना है, जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई। लेकिन दिक्कत की बात क्या होती है, जब ये यहाँ पे आपके पास चारों के चारों अगर नाउन नहीं हो, क्योंकि ऐसे भी वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर इन वर्ड्स की बात करूँ, जैसे आपको लुक देखने को मिलेगा, जैसे आपको सी देखने को मिलेगा, जैसे आपको वॉच देखने को मिलेगा, जैसे आपको व्यू देखने को मिलेगा, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब सेम होता, देखना ही होता है। अब उस कंडीशन में आप क्या करें, यानी मैंने आपको बताया ये तो आपको डिफरेंट यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे आपके पास चारों के चारों ऑप्शन नाउन के अंदर दिए होते, तब आप क्या कर दे, क्योंकि वहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती। अगर यहाँ पे आपके पास चारों के चारों जो यहाँ पे ऑप्शन है वो नाउन के अंदर है, उस टाइम पे आपको और कुछ नहीं करना, जो टाइप्स ऑफ नाउन है, जो टाइप्स ऑफ नाउन है उनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि कौन सी टाइप्स ऑफ नाउन का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इसकी बात करें, जो आपके पास मेन क्वेश्चन पूछा गया, जिस वर्ड का आपको सिमिलर मीनिंग बताना है या जिस वर्ड का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, उस वर्ड का आपको ये देखना है कि ये किस वाले नाउन के अंदर आता है। अगर वो एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है। बात करें इसी तरीके से यहाँ पे एडवर्ब की बात करें, तो ये भी आपको पहचाना है। अगर ये नाउन है तो आपको ये पता करना है ये प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, मटीरियल नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर इसके अंदर आपको लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसको ही आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो ये बात आपको काफ़ी हद तक ये याद रखनी है कि नाउन किस तरीके से एंड होते हैं, मैंने आपको बताया। उसके बाद इसके अंदर अगर ऑप्शन डिफरेंट हो तो आपके लिए इजी है, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो और आपके लिए इजी बन जाता है, लेकिन आपके पास अगर यहाँ पे सिमिलर हो, उस टाइम पे आपको उसकी टाइप्स के बारे में देखना है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक बात और मैं बताऊंगा, अगर आपकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अंदर दिक्कत आती है और आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मैं आपको ये दावा करता हूँ कि ये जो ट्रिक्स हैं काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इनको बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आज इस लेक्चर के अंदर इस ट्रिक के बेसिस पे मैंने कोई भी क्वेश्चन आप सभी के लिए नहीं लाया है। आज मैंने आपको एक आइडिया दिया है, एक ट्रिक बताई, और अगर इस ट्रिक को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे पढ़ाने का मतलब यही था कि आपको मैं ट्रिक दूँ, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुद ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर मैं आपको पढ़ा भी दूँ तो आपको उतना असर नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके पास 3 से 4 पार्ट यहाँ पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करूँगा, जिसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे गए हैं उनको कवर करूँगा। साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप अपने हिसाब से भी इनको तैयार करते रहें, अच्छे तरीके से तैयार करते रहें, क्योंकि बहुत काफ़ी डेप्थ होती है इनकी, और ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि अगर मैं आपको 15-20 या आधे घंटे के लेक्चर के अंदर पूरा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कवर करवा दूं। बस आपको क्या करना है, 15 से 20 डेज, ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी स्टूडेंट्स के लिए कि 15 से 20 डेज आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस, यानी पंक्चुअल रहना आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के साथ। अगर आप 15 से 20 डेज तक पंक्चुअल रहते हैं तो ये जो मैंने ट्रिक बताई ये अल्टीमेटली आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से मुझे इसका आंसर देना है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी होगी तभी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे।
उसके बाद दूसरा बात यह है कि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपने हाथ को थोड़ा ढीला समझते हैं, इट मीन्स यू थिंक लाइक दैट कि आई हैव टू जस्ट स्टडी वन टाइम अगेन पार्ट ऑफ स्पीच, तो एक बार जरूर पढ़ दें, क्योंकि आपको वर्ड को यहाँ पे पहचानना और वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका पार्ट ऑफ स्पीच टोटली क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें एंटोनियम्स और सिनोनिम्स की बात करें तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर घूमता है, इसीलिए इसको आप ज़्यादा ध्यान में रखें। तो ये कुछ रिक्वेस्ट थी जो आप सभी को सुना दी गई है और आई होप आप उसके ऊपर अमल भी करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे वर्ड्स की बात करें जिनका एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव का आंसर आपको देखने को मिला कि एडजेक्टिव ही होता है, चाहे वो फिर एंटोनियम्स हो चाहे वो फिर सिनोनिम्स हो, तो ये बात आपको याद रखना है। ऐसे वर्ड्स, दोज वर्ड्स विच एंड विद FUL, जो आपके पास सुफिक्स लगता है FUL, जैसे बात करें ब्यूटीफुल, जॉयफुल, तो वो क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव को बनाते हैं। ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं VE के साथ, वो क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बात करें। ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पे IV नहीं है, IC है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको आप करेक्ट कर दें, ये IC है। ऐसे वर्ड्स जो IC के साथ एंड होते हैं, जैसे जेनेटिक की बात करें तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये ऐसे वर्ड जो IC के साथ एंड होते हैं वो भी एडजेक्टिव बनाते हैं। और ऐसे वर्ड्स, दोज वर्ड्स विच एंड विद OUS, जैसे कंटिन्यूस की बात करें, पायस की बात करें, तो ये सभी क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव को बनाते हैं। दोज वर्ड्स विच एंड विद ABLE, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स ABL के साथ एंड होते हैं, वो भी क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। और ऐसे वर्ड जो IBLE के साथ एंड होते हैं वो भी एडजेक्टिव वर्ड्स बनाते हैं, जैसे परमिसिबल की बात करी। और ऐसे वर्ड जो AL के साथ एंड होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव को बनाते हैं। जैसे बात करें नेशनल की बात करी हमने, यहाँ पे लोकल की बात करी, वोकल की बात करी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके एंड पे क्या लग रहा है, AL लग रहा है, इसके एंड पे IBLE लग रहा है, इसके एंड पे ABLE लग रहा है, इसके एंड पे OUS लग रहा है, इसके एंड पे IC लग रहा है, इसके एंड पे IVE लग रहा है, इसके एंड पे FUL लग रहा है। तो ये सभी इस प्रकार की जितनी भी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, आप नोट्स का इंतजार करने से बेहतर है आप इन ट्रिक्स की स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी बात यहाँ पे इन वर्ड्स होती है, इन वर्ड्स के साथ जो भी लेटर या जो भी यहाँ पे वर्ड एंड होता है वो क्या होता है, यानी लेटर की बात नहीं करेंगे, वर्ड्स की बात करेंगे। ऐसे वर्ड्स जो इन लेटर्स के साथ, ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ एंड होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और अगर आपके सिनोनिम्स के अंदर कोई एडजेक्टिव पूछा जाता है उसका आंसर भी आपको इसी प्रकार देना है, यानी एडजेक्टिव ही होगा। अब यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक और है, अगर बात करें एडवर्ब को किस तरीके से पहचानें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट को इसके अंदर दिक्कत रहती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हर एक वर्ड के एंड पे अगर LY लगता है वो क्या रहता है, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब रहता है, लेकिन ऐसा टोटली नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता था अभी तक तो आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए ट्रिक भी लाई है। बात करें हर एक वर्ड जो एंड होता है LY के साथ वो एडवर्ब नहीं होता है, तो ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको काफ़ी हद तक याद रखनी है कि हर एक वर्ड जो एंड किसके साथ होता है, हर एक वर्ड जो एंड LY के साथ होता है वो एडवर्ब नहीं होता। अगर जब आपके पास, देखो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे जब भी आपके पास नाउन के साथ, किसी नाउन के साथ LY लगता है वो एडजेक्टिव बनाता है। मार्क दिस वर्ड, रिमेंबर दिस वर्ड, और इसके अंदर आपको दिमाग नहीं घुमाना ज़्यादा, क्योंकि ये कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। और सम वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ये रूल कंप्लीटली नहीं चाहिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लिए आपको ये रूल हमेशा याद रखना है कि ऐसे वर्ड जो नाउन के बाद LY को लगाते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले चिल्ला कर कहा, यहाँ पे मैंने आपको चिल्ला के कहा ये कंप्लीटली यहाँ पे इसका नहीं है, ये मैन है, मैन के साथ LY लगा तो मैनली हो गया। तो यहाँ पे आपको ये MAIN वाला नहीं है, ये मैन के साथ LV लगता है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे एडजेक्टिव को बनाता है। ये क्या बनाता है, एडजेक्टिव को बनाता है। जब भी नाउन के साथ LY लगता है वो एडजेक्टिव बनता है, और जब भी एडजेक्टिव के साथ LY लगता है, अगर बात करें नाउन के साथ LY एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव के साथ LY लगता है तब आपका एडवर्ब बनता है। जैसे आप ब्यूटीफुली की बात करें, हार्डली की बात करें, तो इस प्रकार का कंसेप्ट आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। आई रिपीट अगेन, जब भी कभी नाउन के साथ LY लगता है वो एडजेक्टिव को बनाता है, और मैंने आपको कहा कि हर एक वर्ड LY के साथ एंड होने वाला एडजेक्टिव नहीं होता है। उसके बाद ऐसे वर्ड जो यहाँ पे एंड किसके साथ होते हैं, एडजेक्टिव के बाद LY लगने से होते हैं, वो एडवर्ब बनाते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर चलो ये बात क्लियर हो गई कि नाउन को किस तरीके से हम पहचाने कि ये नाउन बना रहा है या नहीं, एडजेक्टिव किस तरीके से पहचाने, एडवर्ब किस तरीके से पहचाने। अब सर वर्ब क्या होता है, आप सभी को पता, जो ना एडवर्ब होगा, जो ना एडजेक्टिव होगा, जो ना नाउन होगा, वो आपके पास क्या होगा, वर्ब होगा।
वो आपके पास क्या होगा, वर्ब होगा। तो ये आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर देनी है, क्योंकि जो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जो इसमें नहीं आता, इन ट्रिक्स में नहीं आता, वो आपका वर्ब होता है। डियर लर्नर, एक और मैं बात यहाँ पे बता दूँ, अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप 10 से 15 डेज तक अगर इस प्रैक्टिस को करेंगे तो काफ़ी हद तक आप बात करें बचपन से लेके अभी तक इतने हर दिन इंग्लिश के साथ पाला पड़ता, अभी तक आपकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं बन पा रही है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि राकेश सर आपको 15 या 1-2 लेक्चर के अंदर पूरा एंटोनियम्स और सिनोनिम्स प्रिपेयर करवा देंगे। मैं अपना बेस्ट, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स बना के दी आप सभी को लिए, काफ़ी हद तक आप अप्लाई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आपको पहचाना है। लेकिन उससे पहले आपको ये वर्ड पता होने चाहिए कि वर्ड ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, तो वो भी मैंने आपको ट्रिक बता दी। तो ये बात आपको याद रखना है। डियर लर्नर, वन थिंग मोर, आई एम नॉट हियर टू जस्ट मेक यू teach and make you learn the important things which you can get easily. I am here to make you understand how can you just attempt your question in your competitive exam. तो ये बात मैंने आपको बताई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ट्रिक यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब आपके लिए मैं यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन लाया हूँ प्रीवियस ईयर के। आई होप इनके आप आंसर अच्छे तरीके से देंगे और मैं आपको बताऊँगा कि इसके आंसर क्या आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें, एक्स की गिशियस की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे एक्स की गिशियस की बात करें। अब सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक्स गिशियस की बात करें तो ये काफ़ी हद तक आप दिमाग लगाएं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, किस तरीके से आप इसके मतलब को बता सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एक्स गिशियस मतलब क्या होता है, टॉल होता है, स्कैंटी होता है, क्या होता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपना माइंड भी ज़रूर लगाएं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ताकि आपको ये क्या आ जाए, समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको इनके आंसर देने हैं। और अगर आप इनके आंसर सही तरीके से दे पाएंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इनका अटेम्प्ट भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया किसका, एक्सगिशियस का मतलब क्या होता है। चलो मैं मतलब बता देता हूँ। एक्सगिशियस का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, तुच्छ जिसको हम बोलते हैं। एक्सगिशियस का मतलब होता तुच्छ। अगर इसके ऑप्शन की बात करें, टॉल का मतलब लंबा होता है तो तुच्छ नहीं आएगा। यहाँ साइनोनिम्स इसका देना। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, स्कैंटी का मतलब होता कम। कहीं ना कहीं इसके साथ ये सिमिलर मिल रहा है। लेकिन वाइड का मतलब बात करें तो बहुत चौड़ा, लार्ज की मतलब बहुत बड़ा। तो इसका मतलब एक्सगिशियस का मतलब क्या होता है, तुच्छ, थोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा थोड़ा यानी कम, तो वो आएगा स्कैंटी। तो स्कैंटी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। एक्सगिशियस का मतलब होता थोड़ा, जिसको आप तुच्छ भी कहते हैं। स्कैंटी का मतलब कम होगा, तो ये आपका आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपके CDS के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया। पहला यहाँ पे बैंक PO के अंदर पूछा गया था। दूसरा यहाँ पे आपके पास क्या है, फुल सम। देखो यहाँ पे फुल से ही मतलब चलता है कि बहुत ज़्यादा फुल होगा, यानी बहुत ज़्यादा। फुल सम का मतलब यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे इसके पास आपके पास एलोबरेटेड है, एक्स्ट्रावेगेंट है, एक्सेसिव है, एक्सोर्बिटेंट है, यानी एक्सोर्बिटेंट है, एक्सोर्बिटेंट, एक्सेसिव, एक्स्ट्रावेगेंट, एलोबरेटेड। अब यहाँ पे आपको इसका मतलब देखना, फुल सम का मतलब बहुत होता है। बात करें एलोबरेटेड का मतलब होता है संक्षेप में बताना, खुल के बताना, कंप्रिहेंसिव वे से बताना। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, फिजूल में जो खर्चा करता है या फिजूल खर्चा, उसको आप एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। एक्सेसिव की बात करें, अगर यहाँ पे आप बात करें एक्सेसिव की बात करें तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। और एक्सोर्बिटेंट की बात करें जिसका मतलब होता है हद से ज़्यादा। यहाँ पे हम हद से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात करें बहुत ज़्यादा, यानी बहुत। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा, जो एक्सेसिव होगा वो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात करें, रिलाइड। रिलाइड का मतलब क्या होता है, ये भी बैंक PO के अंदर पूछा गया है। रिलाइड का मतलब होता है भरोसा। और भरोसा हम किस पे करते हैं, जिस पे हम डिपेंड रहते हैं या कोई हम पे डिपेंड रहता है, उस आपस में हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। बात करें यहाँ पे कन्विंस का मतलब होता है राज़ी करा। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर होना। और फॉलोड, किसी को फॉलोड करना। एम्फेसाइड की मतलब होता है, एम्फेसाइड का मतलब होता है किसी के ऊपर प्रेशर, दबाव डालना, बलपूर्वक उसके काम करवाना। बात करें रिलाइड की बात करें तो मैंने आपको इसका मतलब बताया कि रिलाइड का मतलब होता है भरोसा। और भरोसा हम उसी पे करते हैं, या वो हम पे डिपेंड है या हम उस पर डिपेंड है, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा रिसोर्स मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है, तो तभी आप उसके ऊपर भरोसा भी करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे अभी आपको आइडिया मिल गया है कि इसका जो B पार्ट है वो आपको इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, सिनोनिम्स। ये UPSC APFC एग्जाम के अंदर पूछा गया है। थ्रॉट, यहाँ पे बात क्या है, थ्रॉट, THWART। थ्रॉट का मतलब यहाँ पे क्या होता है,
काफ़ी बार ये पूछा गया है। इसका मतलब होता है नाकाम होना। जैसे हम बार बार एग्ज़ाम्स देते हैं, बार बार हमें विफल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, हमें फेलियर का सामना देखने को मिलता है। इसके अगर ऑप्शन की बात करें, एम्ब्रेस की बात करें, यहाँ पे एम्बरस, उसके बाद एम्बिटर, उसके बाद फ्रस्ट्रेट और उसके बाद हेस्टन। अब यहाँ पे हेस्टन की मतलब बात करें जल्दी होता, जल्दी करना। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, यानी अगर बात करें आप फेलियर हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार इतने बार बार मैं अटैम्प्ट दे रहा हूँ, बार बार मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में क्लियर नहीं हो रहे मेरे एग्जाम, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसका मतलब आप क्या हो जाएंगे, थोड़े से नाकाम। और अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो समझो आपने अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, आप फिर कभी भी एग्जाम को अच्छे तरीके से पास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन हुई तो कभी ना कहीं आपको लॉस पहुंचाएगा। और यहाँ पे एम्बरस की बात करें तो एम्बरस का मतलब क्या होता है, संकोच होता है, यानी कभी आपको डाउट या संकोच रहता है। उसके बाद इम्बिटर की बात करें तो इम्बिटर का मतलब होता है कड़वा बनाना, किसी चीज़ को हम कड़वा बनाते हैं, कड़वा बनाते हैं, उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा, थेरॉट का भी आइडिया आपको मिल गया है, वो आपका क्या रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा। फ्रस्ट्रेट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इट्स टाइम टू लुक द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ साइनोमियंस, जो CHSL के अंदर पूछा गया है। अब यहाँ पे इसका वीरी पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे वीरी का मतलब क्या होता है, वियर का मतलब पहना होता है, लेकिन वीरी का मतलब क्या होता है, वियर का मतलब पहना, वीरी का मतलब यह होता है कि जब हम कभी बहुत ज़्यादा दिन भर काम करते हैं, सपोज करो मॉर्निंग 5 से आप इवनिंग 8 तक काम करें और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, जब भी आप फिजिकली थक जाते हैं उसके लिए आप वीरी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे टायर्ड का मतलब भी होता है थक जाना, फैटिग्यूड का मतलब भी होता है थक जाना, लेकिन ये शारीरिक रूप से थकना होता है, फिजिकली थकने को आप ज़्यादा फैटिग्यूड कहते हैं। सेंटिमेंटल होगा और इमोशनल होगा, तो आपको सेंटिमेंटल और इमोशनल तो आपको पता लग गया कि इन दोनों में से तो आंसर हो नहीं सकता। बात करें वीरी की, बात करें टायर्ड का मतलब भी थकना होता है और फैटिग्यूड का मतलब भी थकना होता है। अब इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पे मतलब बताया कि वीरी का मतलब होता है जो शारीरिक रूप से इंसान जब थक जाता है, तो फैटिग्यूड का मतलब होता है जो शारीरिक रूप से थकावट होती है उसको आप फैटिग्यूड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फैटिग्यूड रहेगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एंटोनियम्स की बात करें तो सेम कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन आज की इस क्वेश्चन के अंदर मैं इन ट्रिक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप सभी को इनके अंदर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी, तभी जाके इन ट्रिक्स का यूज़ करें। बात करें प्रोक्लेम का मतलब होता है, प्रोक्लेम का मतलब होता है जब किसी को कोई घोषित कर देता है, यानी प्रोक्लेम कर देता है। मैं बोलूँगा ये प्रोक्लेम हो गया, अनाउंस हो गया कि ये अब मैं राजा हूँ, आई प्रोक्लेम या आई हैव प्रोक्लेम्ड माई सेल्फ एम्परर। तो ऐसा तो नहीं होगा, इसका आपको प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषित करना, अनाउंस करना। तो इसका आपको पता है अनाउंस या डिनाउंस, तो दो होगा इसका एंटोनियम्स आपको पता होगा, डिनाउंस होगा। अटेंड भी का मतलब पता है, प्रिटेंड का मतलब आपको पता है, डिस्टेंट का मतलब आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे एंटोनियम्स की बात करें, ये SSC के अंदर पूछा गया है, स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंदर। कन्फेस का मतलब होता है कबूलना, जैसे बोलोगे आई कन्फेस माई सिन, मैं अपना पाप कबूलता हूँ, आई कन्फेस माई सिन। अब बात करें इसके एंटोनियम्स की बात करें, डिनाई का मतलब क्या होता है, कन्फेस कबूलना, डिनाई का मतलब होता है साफ साफ इनकार कर देना, मना कर देना। रिफ्यूज़ का भी मतलब होता है किसी के ऑफर को ठुकरा देना, रिफ्यूज़ मना कर देना। कंटेस्टेंट नहीं हो सकता और कंटेंट भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे ना तो यहाँ पे इसके अंदर क्या हो सकता है, कंटेस्ट हो सकता है, ना तो यहाँ पे कंटेस्ट हो सकता है, ना यहाँ पे कंटेंट हो सकता है। कंटेंट का मतलब संघर्ष करना होता है, डिनाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मना करना, और कन्फेस का मतलब कबूलना। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे डिनाई रहेगा। क्या रहेगा, डिनाई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इस यहाँ पे ये मैंने आपको बात बताई। अब यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीमिशियस की बात करें, मैग्नीमिशियस की बात करें, मैग्नानिमिशियस की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बैंक PO के अंदर काफ़ी बार ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीनिमिशियस का मतलब होता है एक इंसान, काइंड हार्टेड इंसान, जो दयालु होता है, उदार जिसको आप कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश के अंदर ग्रेट हार्टेड पर्सन भी कहते हैं। अब बात करें जो ग्रेट हार्टेड पर्सन होगा वो कैसा होगा, जेनरियस होगा, गिविंग होगा, स्टिंगी होगा या ग्रीडी होगा। तो इसका आपको एंटोनियम्स देना है। साइनोनिम्स तो आपको मिल जाएगा कि सर ये जनरस होना चाहिए, ग्रीडी होता है, लालची होता है, लालची इसका कहीं ना कहीं मिलता है, तो ये जनरस भी नहीं हो सकता, गिविंग भी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपका आंसर इसके अंदर है। तो मैं आपको बता दूं, स्टिंगी का मतलब क्या होता है, कंजूस होता है, और मैग्नीमिशियस का मतलब होता है उदार, काइंड हार्टेड। तो आपको पता है इसका आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। अब यहाँ पे बात करें, आई होप कि आज की लेक्चर आप सभी के लिए यहाँ पे यूज़फुल थी। तो आज की लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं।
आपको इसका आंसर देना है। ये एसएससी के अंदर पूछा गया है, इसका आपको आंसर देना है। अगले लेक्चर के अंदर इसकी भी बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं करा है, कैसी लगी लेक्चर आप ज़रूर अपना फीडबैक दें, क्योंकि ये सेकंड टाइम आप सभी के लिए हार्डवर्क किया जा रहा है ताकि आपको एक अच्छा यूज़फुल नॉलेज मिल पाए। डियर लर्नर, हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको ये यूज़फुल लेक्चर मिले। देखो, जाते जाते मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ, क्योंकि विद इन सम टॉपिक्स के बाद मैं आपको यहाँ पे नहीं मिलूँगा, और अगर आप मिलूँगा क्योंकि यहाँ पे अगर कभी कोई एग्ज़ाम निकला इंग्लिश के रिलेटेड का तो वहाँ पे मिलूँगा। और अगर यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे दूँ, ये मैं आपको किसी को यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे खींचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फॉर दोस्त जो आप एक बॉटम लेवल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लो लेवल से, आपको मैं बता दूं, ब्राइट आविष्कार यूट्यूब चैनल, जिसका आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, वहाँ पे मैं एक कोर्स को लॉन्च करने वाला हूँ, जिस कोर्स का नाम, बैच का नाम रहेगा समर्पण बैच, जिसके अंदर आप सभी को पता है एसएससी जीएडी की अभी पोस्टें निकली हैं, सब इंस्पेक्टर जेकेपी की पोस्टें निकली हैं, या फिर दूसरी जो पटवारी की बात करें, या फिर बात करें आपको जो फॉरेस्ट गार्ड की निकली हैं, जिसके अंदर इंग्लिश का काफ़ी पूछा गया, एसएससी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सीडीएस की नोटिफिकेशन निकल गई है, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे प्री प्लान बैच मैंने तैयार किया, जो आपको ब्राइट आविष्कार यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, वो 15 अगस्त से शुरू होगा। उस बैच का नाम रहेगा समर्पण। आज या कल मैं इसके अंदर आपको टॉपिक्स बता दूंगा, और अगर आपको लगे कि मुझे वहाँ पे रिवीजन हो जाएगी, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे भी आपको मिल रही हैं, और यहाँ पे भी मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन लाऊंगा जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है और टाइम नहीं मिलता, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है मैं आप सभी को देता हूँ। और आई होप कि आप उसको वाले समर्पण बैच को अटेंड करें, जिसके अंदर प्री प्लान बन चुका है, वो पूरा कोर्स डिज़ाइन हो चुका है, जिसके अंदर आपके लिए एमसीक्यू भी लाए जाएंगे। तो उसको आप यहाँ पे अभी यूट्यूब पे जाएं, ब्राइट आविष्कार के यहाँ पे आप एक फैमिली मेम्बर बन जाएं, ताकि आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल पाए, और आगे आपकी फिर मर्जी। मेरा काम है अवेयर करना। और ये अभी अपना SSS इज़ माई प्लेटफॉर्म आल्सो, ये भी मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मेरे भाई का प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको यूज़फुल लेक्चर्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश कोर्स स्ट्रॉन्ग कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।